Good morning students, welcome back. So today we are going to learn about soluble and insoluble solid liquid mixtures. ठीक है, soluble का मतलब होता है जो घुल सके, ठीक है, insoluble का मतलब है जो घुल ना सके, ठीक है, solid liquid mixture. इसको मैं आसानी से समझाऊँ तो जब आप नमक को पानी में डालते हो so it is soluble, वो नमक है वो पानी में घुल जाएगा, नमक दिखेगा नहीं. एंड इफ यू आर टेकिंग अ सैंड इन अ वाटर, पानी के अंदर रेत डालते हो आप, कितना भी चम्मच से हिलाओ वो अंदर मिक्स नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे इनसॉल्युएबल. ठीक है, तो यहाँ पे सॉलिड क्या है, नमक और रेत दोनों सॉलिड है, ठीक है, और लिक्विड क्या है, पानी जो है वो लिक्विड है. ठीक है, सो इट इज अ सॉल्युएबल एंड इनसॉल्युएबल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. सबसे पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द फिगर. वाटर एंड शुगर ऑब्वियसली सॉल्युएबल है, सो शुगर सॉल्यूशन एज यू कैन सी देयर इज नो शुगर पार्टिकल्स इन इट. एक भी शुगर पार्टिकल आपको दिख नहीं रहा, दैट मीन्स शुगर इज डिजॉल्व्ड, पानी के अंदर घुल गया है. एंड इन द सेम टेल्कम पाउडर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर. टेल्कम पाउडर मतलब आप गर्मियों के वक्त जो पाउडर डालते हो ना अपने बॉडी के, उसको टेल्कम पाउडर बोलते हैं. तो टेल्कम पाउडर को पानी के अंदर डाल के आप घोलोगे ना तो पानी सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगा. 2 मिनट के लिए आपको लगेगा कि ये घुल गया, ठीक है, बट अगर आप उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दोगे तो सारा पाउडर नीचे बैठ जाएगा या तो ऊपर तैरने लगेगा और पानी भी अलग अलग दिखने लगेगा. सो दैट आर नॉट डिजोवेबल, ठीक है, उसको डिजोल्व नहीं कर पाता. सो उसी को हम बात करते हैं टेल्कम पाउडर. ठीक है, for solid liquid mixtures the method of separation varies with a type of mixture. जब भी solid liquid mixture की बात हम कर रहे हों तो सेपरेशन की जो मेथड है वो मिक्सचर के ऊपर डिपेंड करती है कि किस तरीके का मिक्सचर है. सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स. सॉलिड लिक्विड मिक्सचर दो तरीके के हो सकते हैं, बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर. वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि जो चीज़ हम सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा. फॉर एग्जाम्पल, some solids like sugar, salt, etc. completely disappear or dissolve when mixed with water to form a clear solution. उदाहरण के तौर पे नमक, शुगर और दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जब इनको पानी के साथ हिलाया जाता है तो वो पूरी तरीके से गायब हो जाती है. वी कैन से दैट सॉल्ट एंड शुगर आर सॉल्युएबल इन वाटर. तो हम ये बोल सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जो पानी में पूरी तरीके से घुल जाती हैं दैट आर वाटर सॉल्युबल, मतलब पानी के अंदर पूरा गायब हो जाएगी. सच अ मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्युएबल सॉलिड लिक्विड मिक्सचर. तो ऐसा जब मिश्रण बनेगा तब उस मिक्सचर को हम सॉल्युएबल सॉलिड लिक्विड मिक्सचर कहेंगे. But some solids like talcum powder, flour, clay, etc. But कुछ सॉलिड चीज़ें जैसे कि talcum powder हो गया, फ्लोर आटा हो गया, क्ले मिट्टी हो गई, डू नॉट डिसअपियर और डिजॉल्व इन वाटर. ये सारी चीज़ें ना तो पानी में गायब होती हैं ना ही घुलती है. इवन आफ्टर थ्रूली मिक्स दैम, अगर आप उसको मिक्सचर में भी मिक्स करो फिर भी एक वक्त के बाद दे आर गोइंग टू सेपरेट. दे फॉर्म अ टर्बिड सॉल्यूशन. अगर आप उसको हिलाते भी हो तो वो एक गंदा सॉल्यूशन तो बनाएगा, बट वी कीप द मिक्सचर स्टिल फॉर सम टाइम. अगर हम उस मिश्रण को थोड़े वक्त के लिए डिस्टर्ब किए बिना अगर उसको हम छोड़ दें, द सॉलिड सब्सटेंस विल डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. तो जो सॉलिड चीज़ जो हम मिक्स कर रहे थे वो धीरे धीरे उसके तल पे बैठने लगेगी, उसके सरफेस पे बैठने लगेगी. वी कैन से दैट टैल्कम पाउडर और क्ले आर इनसॉल्युएबल इन वाटर. तो इस वक्त ऐसी चीज़ें जो पानी में मिक्स होना ही नहीं चाहती तो इसको हम बोलेंगे इनसॉल्युएबल इन वाटर, वो पानी के अंदर मिक्स नहीं होती. सच अ मिक्सचर इज कॉल्ड एन इनसॉल्युएबल सॉलिड लिक्विड मिक्सचर. और ऐसे मिश्रण को हम इनसॉल्युएबल सॉलिड लिक्विड मिक्सचर कहेंगे. ठीक है, सॉल्युएबल जो घुल जाता है, इनसॉल्युएबल जो नहीं घुलता. तो अभी दोनों को अलग अलग करने के रास्ते भी अलग अलग हैं. मेथड ऑफ सेपरेशन फॉर सॉल्युएबल लिक्विड सॉलिड लिक्विड मिक्सचर.
अगर हमारे पास सॉल्यूएबल सॉलिड लिक्विड मिक्सचर हो, जैसे कि नमक वाला पानी, तो हम उसको कैसे अलग कर सकते हैं? इवेपोरेशन से। इवेपोरेशन मतलब उसको धूप में सुखाने के लिए रख दो, so that is called evaporation. The process in which a liquid changes into gaseous state at a room temperature is called evaporation. तो evaporation किसको बोलते हैं? कि रूम के टेम्परेचर में ही, अच्छा, बॉइलिंग और इवोपरेशन में फर्क होता है, समझो। बॉइलिंग में क्या करते हैं, हम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक उबालते हैं और उबालने के बाद वो पानी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पे पानी वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग, ठीक है। इवेपोरेशन रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है, अभी भी इवेपोरेशन हो सकता है। कैसे? आप फ्लोर पे पानी गिराओ और उसको फैला दो पोछे से, तो क्या होगा? वो पानी उड़ जाएगा, है कि नहीं? तो रूम टेम्परेचर पे वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेपर, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्यों होता है, कैसे होता है, ये चीज़ें नाइन्थ स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में आती है। बट अगर आपको जानना है तो जब स्कूल स्टार्ट हो जाए तब मुझे पूछना, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा इवेपोरेशन और बॉइलिंग को, ठीक है। चलो, ऑब्टेनिंग सॉल्ट बाय इवेपोरेशन, इसमें कुछ नहीं करना है। आप एक डिश ले लो, कांच की ले लो या किसी की भी ले लो, उस डिश में नमक वाला पानी लेयर बना के छोड़ दो, मतलब नमक वाला पानी फैला के छोड़ दो और उस डिश को आप रख दो धूप में। तो क्या होगा? धूप की वजह से पानी जो होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, पानी जो है वो हवा में घुल जाएगा, बट नमक जो है वो डिश के ऊपर पूरा सफ़ेद कलर का आपको दिखने लगेगा। बाद में आप उसको टंग 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 करके नमक को अलग कर सकते हो। समझ में आया? ठीक है, तो यही ये एक्टिविटी है। ओके ओके, इवोपरेशन प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हाँ, ये समझाऊंगा, ये तो पूरा एक्सपेरिमेंट है। इवोपरेशन क्यों जरूरी है? इवोपरेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस नेचुरल प्रोसेसेस। बहुत सारी कुदरती चीज़ों में इवोपरेशन होता है। फ्रॉम ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, आपकी मम्मी जब कपड़े सुखाती है तो वो भी, टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, बादल भी इवोपरेशन की वजह से ही बनते हैं। द सॉल्ट वी ईट इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन। जो नमक हम खाते हैं खाने में, वो भी इवोपरेशन के बदौलत ही हमें मिलता है। हैव यू सीन सॉल्ट पैन्स? क्या आपने नमक की क्यारियाँ देखी हैं? आप भावनगर से हो तो आपने देखी ही होगी। आप जब भावनगर के बाहर जाते हो ना तो दोनों तरफ रास्तों के नमक की क्यारियाँ आपको देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आपको स्क्वायर बॉक्सेस दिखेंगे जिसमें पानी भरा हुआ होगा और वो धूप में होंगे, तो धीरे धीरे वो पानी उड़ जाता है और सफ़ेद कलर का स्क्वायर बॉक्स आपको दिखता है। बाद में वो लोग क्या करते हैं, फॉग से वो सफ़ेद चीज़ अलग कर देते हैं और उसको रिफाइनरी में डाल देते हैं। रिफाइनरी में मिट्टी अलग हो जाती है, नमक अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से सॉल्ट इज बीन सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉल्युएबल मिक्सचर, ठीक है। शैलो पॉन्ड विच सी वाटर इन कलेक्टेड फ्रॉम इवेपोरेशन टू ऑब्टेन सॉल्ट। द वाटर इवेपोरेट्स इन द सनलाइट लिविंग बिहाइंड द सॉल्ट क्रिस्टल। पानी उड़ने की वजह से बाद में सॉल्ट बच जाता है जिसको हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का ऐसे फिगर आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलेगी। नमक की क्यारियाँ भी बोलते हैं इसको। फैक्ट, द सेपरेशन प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज यूज्ड इन प्रिंटिंग। अच्छा, यहाँ पे देखो, प्रिंटिंग के लिए भी यही तरीका इस्तेमाल होता है। द वेट पेंट यूज्ड फॉर पेंटिंग इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड कलर पिगमेंट इज अ सॉल्वेंट। यहाँ पे जब कलर बनाए जाते हैं तब भी ऐसा होता है कि कलर के अंदर पानी को डाला जाता है। तो जब आप कलर करोगे और जो सूख जाएगा तो सूखने के बाद पानी निकल जाएगा, सिर्फ कलर वहाँ पे रहेगा। When the solvent dries and evaporates, only the color pigment is left. तो कलर और पानी में से पानी उड़ जाएगा और सिर्फ कलर ही वहाँ पे रहेगा। तो प्रिंटिंग के जो आप न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं, बहुत सारे पेजेस प्रिंट होते हैं, उन सभी जगह पे ऐसा ही होता है। वो गीला होता है, सूखने के बाद आपको प्रिंटेड पेपर्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा फैक्ट था। चलो, कंडेंसेशन, अगला रास्ता है कंडेंसेशन। अच्छा, ये कंडेंसेशन मतलब आपको हिंदी में समझाऊँ तो ठंडा करना। क्या? ठंडा करना। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही एक अच्छी सी एक्टिविटी समझाता हूँ।
कभी ऐसा हुआ है कि आपने ना समर के वक्त, गर्मियों के वक्त हमें ठंडा पानी पीना बहुत अच्छा लगता है, तो आपने कभी देखा कि आपने ना फ्रिज में से बॉटल निकाला, उसको स्टील के ग्लास में आपने पानी भरा और आप पानी पीना भूल गए या कहीं पे चले गए। जब आपने वापस आके ग्लास को देखा तो ग्लास के आसपास पानी के ड्रॉपलेट्स बने हुए हैं, है कि नहीं? तो आप सोच रहे हो ग्लास लीक कर रहा है क्या? वो पानी अंदर था तो वो बाहर कैसे आया? एक्चुअली वो पानी बाहर नहीं आया, बाहर हवा में जो पानी मौजूद था, हाँ सही बोल रहा हूँ, हवा के अंदर जो पानी मौजूद था उस पानी को ठंडा किया ग्लास के अंदर वाले पानी ने, ठीक है? तो जिसकी वजह से बाहर वाला पानी जो हवा के फॉर्म में था वो ठंडा होने के बाद लिक्विड फॉर्म में ग्लास के आसपास जम गया, उसी को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। और आपने देखा होगा कि विंटर के वक्त ट्रेन एक्सीडेंट बहुत होते हैं। क्या होते हैं? ट्रेन एक्सीडेंट। आप बोलोगे सर विंटर का और ट्रेन एक्सीडेंट का क्या ताल्लुक है? जब सर्दियां होती है तब हमारी जो ट्रेन होती हैं वो ज़्यादातर स्टील की बनी हुई होती है, तो आपने देखा होगा ट्रेन चढ़ने के लिए आप जिस हैंडल का इस्तेमाल करते हो ना वो भी स्टील का होता है। तो विंटर के वक्त क्या होता है, सारे स्टील ठंडे हो जाते हैं तो हवा में जो पानी होता है वो ड्रॉपलेट के द्वारा उस स्टील के पाइप के ऊपर जम जाता है। तो जब भी कोई मुसाफिर चालू ट्रेन में चढ़ने के लिए हैंडल को पकड़ता है तो वो हैंडल गीला होने की वजह से उसका हाथ फिसल जाता है और उसके पैर ट्रेन के नीचे चले जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है? इसी वजह से विंटर में स्टील की चीज़ों को नहीं पकड़ना चाहिए, अगर वो एक्सीडेंट करवा सकती है तो। आप देखोगे सर्दियों के वक्त आप गाड़ी चलाते हो ना तो हैंडल भी गीला हो जाता है कि नहीं? आप जहाँ पे बैठते हो ना तो वहाँ पे भी आप गीला हो जाता है, तो क्यों ऐसा होता है? कंडेंसेशन की वजह से। चलो तो कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन इज द प्रोसेस विच अ गैस चेंजेस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हवा में जो पानी है जो गैस फॉर्म में है उसको बदल के लिक्विड फॉर्म में किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। सो कंडेंसेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में पानी भाप बन जाता है जबकि कंडेंसेशन में भाप पानी बन जाता है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। हियर द गैस और वेपर चेंजेस इनटू अ लिक्विड स्टेट बाय कूलिंग। यहाँ पे गैस या हवा ठंडा होके पानी में लिक्विड में बदल जाता है। इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द वाटर साइकिल। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन हमारे वाटर साइकिल में बारिश होना फिर से भाप बनना ये सारी चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? मैं समझाता हूँ। देखो पहले फिगर ही समझ लेते हैं, बाद में ये सारे वर्ड्स ईजी हो जाएंगे। देखो बारिश हुई, बारिश से होते हुए पानी नदियों में बहा, तालाब में बहा, रोड के ऊपर बहा और रोड से होते हुए फिर से वापस कहाँ चला गया? नदियों में चला गया, समंदर में चला गया। समंदर में जाने के बाद सूरज की धूप से ये सारा पानी इवोपरेट हो गया, मतलब वो भाप में बदल गया। अभी वो भाप कहाँ पे गई? ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर धूल के साथ वो मिली, थोड़ी सी ठंडी हुई। आप बोलोगे सर ऊपर जाते हुए ठंडे कैसे होगी? जमीन से जैसे जैसे ऊपर जाते हो वैसे वैसे टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है? और टेम्परेचर कम होने की वजह से वो जो भाप थी अभी उसके बादल बनने लगेंगे और बादल धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं। टकराने के बाद फिर से बारिश होती है, बारिश नीचे आती है और फिर से ये चीज़ें कंटिन्यू होती है। अभी मेरा एक क्वेश्चन है कि कोई भी पानी होगा, एनी वाटर दैट फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, पानी 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ में बदल जाता है और ये जो बादल जहाँ पे होते हैं वहाँ पे -18 डिग्री से लेके -21 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है, ठीक है? तो ये जो बादल है उसमें जो पानी है वो बर्फ क्यों नहीं बन जाता है कि नहीं? इतना फ्रीजिंग टेम्परेचर है तो उसको बर्फ बनना जाना चाहिए और बर्फ गिरना चाहिए हर जगह, पर यहाँ पे नहीं गिरता है। ऐसा क्यों है वो आपको मुझे बताना है, ठीक है? सोचना है इसके बारे में। ओके, तो ये जो साइकिल है उसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल, जो जिंदा रहने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ओके, चलो
The water from the seas, oceans, rivers and lakes evaporates and rises. पानी कौन कौन सी जगह पे, समंदर में, नदियों में, तालाबों में, ये जो पानी है वो सूरज की गर्मी से गर्म होता है और इवोपरेट हो जाता है. In the upper atmosphere, water vapor cools and condenses to form a water droplets, thus forming a dark grey rain clouds. जैसे जैसे ये पानी ऊपर जाता है वो ठंडा हो जाता है, कंडेंस होता है और वो बादल बनाने लगता है. These water droplets combine to form a heavier water drops and fall as a rain. ये सारे बादल एक दूसरे से टकराते हैं और बाद में बारिश होती है. Thus, evaporation and condensation helps in separating salts and impurities from sea water and converting into a fresh water. इसी कंडेंसेशन और इवोपरेशन की वजह से ही हमारे पास साफ पानी मिलता है. इसीलिए बारिश इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इवोपरेट क्या होगा, सिर्फ पानी होगा, नमक तो होगा नहीं. तो शुद्ध पानी हमको मिलता रहेगा जब तक बारिश होती रहेगी. फाइंडिंग आउट वाटर इन अ जंगल, जंगल के अंदर पानी कैसे मिलता है, तो ना ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है. इसको मैं ऊपर ऊपर से आपको बता देता हूँ. जितने भी पेड़ पौधे हैं वो खुद पानी को इवोपरेट करते हैं, वो खुद पानी को भाप बनाते हैं. कहाँ से भाप बनाते हैं? पत्तों में से भाप बनाते हैं. तो अगर आप मान लो आप जंगल में खो गए हो, ठीक है, और आपके पास पानी की वाटर बॉटल नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, तो आप क्या करोगे? अब किसी भी पेड़ को पकड़ो, उसकी डाली को लो, झुकाओ और उस डाली के आसपास किसी थैली को बांध दो रबर से या रस्सी से, किसी से भी, और आधे या 1 घंटे के लिए उसको सूरज की रोशनी में छोड़ दो. सूरज की रोशनी आनी चाहिए. तो अगर आप उसको आधे 1 घंटे के लिए छोड़ दोगे और जब वापस आके देखोगे तो उस थैली में थोड़ा सा पानी जमा हो जाएगा. ठीक है, वो डिपेंड करता है कितने वक्त के लिए आपने उसको छोड़ा है. आधे 1 घंटे के लिए छोड़ा है तो कम से कम 2 घूंट पानी तो आपको मिल ही जाएगा. बाद में उस थैली को आप खोल लो, पानी पी लो और वापस उसको बांध के चले जाओ. तो इसी तरीके से पेड़ पौधों के इवोपरेट करने की वजह से आपको थैली में पानी मिल जाता है. थैली क्या करती है? उसको कवर अप कर देती है, तो पानी है वो हवा में नहीं जाएगा, अभी थैली के ऊपर ड्रॉपलेट बना देगा और ड्रॉपलेट जमा होकर पानी बन जाएगा. तो इसी तरीके से जंगल में कभी आप गुम जाओ और प्यास लगी हो तो ऐसा करना. ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. विच इज मेथड्स ऑफ सेपरेशन फॉर इनसॉल्युएबल सॉलिड लिक्विड मिक्सचर. इनसॉल्युएबल चीज़ों को कैसे अलग करना है, इसको मैं रखूँगा नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास में नहीं. आज के लिए बस इतना ही. आपको यहाँ तक लेसन ट्वाइस रीड करना है, 2 बार पढ़ना है. ठीक है, तो आई होप आज जितनी चीज़ें मैंने समझाई आपको सारी समझ में आई होगी, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा. और अगर रह गया है तो स्कूल जब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आओ तो मुझे पूछ लें. ओके, तो आज के लिए इतना ही. वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच.